वी हैव द टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड लिगेंड्स, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सेरेंजियोमाइलिया। पीछे हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि सेरेंजियोमाइलिया जो था दैट वाज कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनल कैरी मेलफॉर्मेशन, जिसमें सेरिबेलर टॉन्सिल्स और वर्मिस जो था वो नीचे की तरफ प्रोट्यूड आउट कर रहा था, डिस्प्लेस डाउनवर्ड कर रहा था, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर उसने कंप्रेशन दी एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टिक डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट इज़ नाउन एज सेरेंजियोमाइलिया। ठीक है, सेरेंग्स मीन्स कि यहाँ पे सिस्टिक डीजेनरेशन हो जाएगी एंड माइलिया मीन्स रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। सो इट इज़ द सिस्टिक डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है एंड इज एसोसिएटेड विद एनल कैरी मेलफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें C8 to T1, ठीक है, जो हमारे पास जगह होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो कॉमनली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, C8 to T1 जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे C8 to T1 के रीजन में हुआ है। अब खुद सोचें कि ये आपके अपर एक्सट्रीमिटीज़ के पास वाला लेवल है स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेन एंड टेम्परेचर होता है उसकी सेंसरी लॉस हो जाती है, जबकि जो फाइन टच और पोजीशन सेंस होती है वो नहीं ख़राब होती अपर एक्सट्रीमिटीज़ की। ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर पेशेंट फील नहीं कर पाएगा पेन को और टेम्परेचर को अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, लेकिन उसकी टच और पोजीशन की सेंस जो होगी वो नॉर्मल होगी। तो इसको हम कहते हैं केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, कि हमारे पास जो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेस होती हैं वो लॉस हो जाती हैं। ठीक है, ये क्यों होती हैं? बिकॉज एंटीरियर वाइड कमिश्चर जो होता है स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट का वो इन्वॉल्व होता है, जबकि जो डॉर्सल कॉलम होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड का, जो हमने देखा था न्यूरो एनाटमी में। अब सेरेंजियोमाइलिया की जो लोकेशन है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके लिहाज से हमें पता चलेगा कि किस तरह से इसके जो है वो क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। इस फिगर में आप देखें कि सेरेंजियोमाइलिया फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इन्वॉल्व करता है इस रीजन को। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास रीजन है एंटीरियर वाइड कमिश्चर का, जहाँ पे सबसे पहले सेरेंजियोमाइलिया जो होता है वो अफेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब सोचें यहाँ पे क्या होगा। अब इसके लिए हमें जो है ना पता होना चाहिए ट्रैक्ट्स, जो रास्ते होते हैं इन सब के वो क्या होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जिसमें हमारे पास होता है पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लेके जानी होती है। इसके नाम से पता चल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से लेके थैलेमस तक ये जो है ट्रैक्ट जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स हैं, वहाँ से ये जाती हैं हमारे डोर्सल रूट गैंग्लियन में, और वहाँ से चली जाती हैं पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ से क्या करती हैं, पोस्टीरियर हॉर्न से ये क्रॉस ओवर करती हैं, ठीक है, इन द एंटीरियर वाइड कमिश्चर, और वहाँ से ये चली जाती हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से थैलेमस में। ठीक है, थैलेमस से जाके ये कॉर्टेक्स में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। याद रखने वाली बात ये है कि ये पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन करता है। इसके अलावा हमारे पास है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रेशर, टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, ये वाले इसने चीज़ें जो हैं वो करनी होती हैं। ये पेरिफेरल नर्व से जो है जाता है डोर्सल कॉलम से मेडुला में। ठीक है, मेडुला से ये चला जाता है थैलेमस में। ठीक है, और थैलेमस से भी चला जाता है कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट वी हैव द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसने वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे करता है कि जो अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि कॉर्टिकोस्पाइनल है, मतलब ये कि कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग पाथवे है। ठीक है, पीछे जो हमने देखे थे दोज वर असेंडिंग पाथवेज। यहाँ पे ये क्या होता है कि कॉर्टेक्स से ये आता है, मेडुलरी पिरामिड से क्रॉस करके ये आ जाता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और वहाँ पे ये फिर वहाँ से जाता है मसल्स की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके साइनैप्स करता है। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी हैव द हाइपोथैलेमोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मेन काम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, सिंपैथेटिक जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है ये। इसमें क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि हाइपोथैलेमस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस से ये आएगा स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न में, और लेटरल हॉर्न से जो है ये वहाँ से चला जाएगा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। ठीक है, और वहाँ से ये चला जाएगा आईलेट्स, प्यूपिल्स एंड स्किन ऑफ द फेस को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ट्रैक्ट्स थे। बात करने की ये है
कि सिरिंजियोमाइलिया में सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है रीजन, वो आगे वाला रीजन होता है, मतलब जो दरमियान वाला रीजन होता है ना, एंटीरियर वाइट कमिशर वाला, जैसे आपको नज़र आ रहा है इस फिगर में, ये वाला इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे अब ये वाला देखें, इसमें दो ट्रैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे लेटरल का जो हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ना, वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो पेन एंड टेम्परेचर की सेंस होती है वो लॉस हो जाती है, लेकिन उसकी प्रेशर, उसकी जो हमारे पास होती है टच एंड प्रेशर की सेंसेशन, पोजीशन सेंस, वो लॉस नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसके फाइबर डिकोसेट करके जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब इन्वॉल्वमेंट होगी, ऑब्वियसली लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगी और उसकी वजह से फिर सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के। ये शुरू में होता है। बाद में क्या होता है, सिरिंजियोमाइलिया का जो केस होता है, लेजन, वो वहाँ से एक्सटेंड करके ये चली जाती है हमारे एंटीरियर हॉर्न में। एंड यू नो दैट एंटीरियर हॉर्न जो होता है, वहाँ से आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो निकलते हैं और हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बॉडी जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको सप्लाई कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब इंटीरियर हॉर्न इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल एट्रोफी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, मसल टोन लॉस हो जाएगी और रिफ्लेक्सेस इम्पेयर हो जाएंगे। फिर वी हैव द हॉर्नर सिंड्रोम, मतलब इसमें क्या होगा कि अब हमारा लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाएगा। लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है, हाइपोथैलेमस स्पाइनल ट्रैक्ट जो हमने देखा था, ठीक है, सिंपैथेटिक जो हमारे पाथवे होते हैं वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम्स लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, टोसिस हो जाएगी, मायोसिस हो जाएगी एंड हाइड्रोसिस हो जाएगी। मतलब ये कि ड्रूपी आईलिड हो जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा आपके मायोसिस हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव प्यूपिल, ये सारे सिंपैथेटिक सिस्टम्स लॉस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है, और वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़, दोनों में क्या होता है, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है कि एंटीरियर मोटर हॉर्न जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। डिफरेंस इसमें ये है कि पोलियोमाइलाइटिस जो होता है ना, ये वायरस इफेक्ट करता है, बाद में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्डनिग जो हॉफमैन डिजीज़, ये जो है ना कंजेनिटल होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, और इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेड डीजेनरेशन होती है इंटीरियर मोटर हॉर्न में। बात करने की ये है कि दोनों में हमारे इंटीरियर मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर हॉर्न होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, यू नो दैट लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे, बिकॉज इंटीरियर हॉर्न से हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं और हमारे मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। अब देखें, पोलियोमाइलाइटिस में जब लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, मसल एट्रोफी, फेसिकुलेशंस, वीकनेस, डिक्रीज मसल टोन, इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस, नेगेटिव बेबिंस्की साइन। ठीक है, इसमें नेगेटिव बेबिंस्की साइन होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स में। अब यहाँ पे देखिए बेबिंस्की साइन क्या होता है, ये देखें, इस तरह से हमने इसको परफॉर्म किया, ठीक है। अगर तो हमारे जो टोज़ हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, फ़ैन आउट कर जाते हैं, ठीक है, फ़ैन आउट कर जाते हैं, लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन्स होंगी, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगी, तो वो जो फैनिंग आउट होगी वो प्रॉपर्ली नहीं होगी, टोज़ होंगे वो डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, इसको हम कहते हैं नेगेटिव बेबिंस्की साइन है। पॉजिटिव में क्या होता है, वो फ़ैन आउट कर रहा होता है। नेगेटिव में क्या होगा कि अब बेबिंस्की साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, मींस जो टोज़ हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, एंड इट इज़ पॉजिटिव इन द पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट वी हैव द वर्डनिक जो हॉफमैन डिजीज़ है, इसके बारे में हमने देख लिया कि ये इंटीरियर मोटर न्यूरॉन जो होता है उसकी इनहेरिटेड डीजेनरेशन हो जाती है और फ्लॉपी बेबी हो जाता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि फ्लॉपी बेबी हुआ है और ये बर्थ के कुछ सालों तक ज़िंदा रहता है बच्चा, ये मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें बात करने की ये है याद कि इसमें ना हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स भी इफेक्ट होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से दोनों साइंस आ जाते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स की वजह से क्या होगा, जब देखें जो हमारे होते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, वो जब डिजेनरेट होगा ना लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसकी वजह से क्या होता है, हमने देखा था ना कि वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स आती हैं, साइंस आते हैं, स्पैस्टिक पैरालिसिस आ जाती है, ठीक है, और हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है और बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आते हैं ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन साइन से। याद रखना है, दो तरह से है, एक हमारे एंटीरियर मोटर हॉर्न डीजेनरेशन है और दूसरा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डीजेनरेशन है।
अगर तो एंटीरियर मोटर डिजेनरेशन होती है तो उसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आते हैं, और अगर लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की डिजेनरेशन होती है तो उसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आते हैं। ठीक है, अब जब हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होते हैं उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें डाउन जाती हैं, मतलब कि फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल एट्रोफी, फैसिकुलेशंस, वीकनेस, मसल टोन डिक्रीज, रिफ्लेक्सेस ख़त्म, नेगेटिव बेबिंस्की साइन। अपर मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, स्पैस्टिक पैरालिसिस। ठीक है, लोअर में क्या था, फ्लैसिड पैरालिसिस, यहाँ क्या होगा, स्पैस्टिक पैरालिसिस होगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, मसल टोन ज़्यादा हो जाएगी, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव आएगा। तो दोनों साइंस आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेटरल स्क्लेरोसिस में, मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी इफेक्ट होता है और एंटीरियर मोटर हॉर्न डिजेनरेशन भी होती है, उसकी वजह से दोनों साइंस आते हैं, अपर मोटर भी और लोअर मोटर भी। ठीक है, उसकी वजह से बात याद करनी है कि जो हमारे हैंड्स होते हैं उनकी वीकनेस और एट्रोफी सबसे पहले स्टार्ट होती है इसमें। ठीक है, और हमारे जो है ना, इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं सिरिंजियोमाइलिया से, कि सिरिंजियोमाइलिया में हमारी सेंसरी इम्पेयरमेंट हो रही थी, पेन एंड टेम्परेचर की, जबकि इसमें क्या होता है, हेमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में इसमें जस्ट हमारे मोटर जो इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट ये है कि उन्होंने बताया हुआ कि स्पोरेडिक केसेस होते हैं, मिडिल एज एडल्ट्स में होते हैं, और क्यों होती है ये, मोटर न्यूरॉन्स क्यों ख़राब हो जाती हैं, क्यों हमारे ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, देखें, जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज म्यूटेशन आती है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का आपको पता होगा फंक्शन, कि ये हमारे फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं बॉडी में उनको ये ख़त्म करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब खुद सोचें, जब इसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको डिग्रेड करने वाला नहीं होगा। ठीक है, उनके जो एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट्स नहीं होंगे ना, तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा न्यूरॉन्स का, और उसकी वजह से हमारे पेशेंट विल हैव द हेमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेडरिच एटेक्सिया क्या है। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और सेरिबेलम होती है उसकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी भी होती है। क्यों होती है, देखें, इसमें क्या होता है कि ना हमारे पास जो है ना एक होता है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस आती हैं। किस जीन में आती हैं, फ्रेटेक्सिन जीन में। फ्रेटेक्सिन जीन के अंदर जब हमारे ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस आती हैं, जो कि GAA, ठीक है, ये हमारे पास GAA जो है ना इसके रिपीट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये फ्रेटेक्सिन जीन की म्यूटेशन आ जाती है। अब नॉर्मली हमारा जो फ्रेटेक्सिन जीन होती है ये क्या कर रही होती है कि ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की आयरन होता है ना उसको रेगुलेट कर रही होती है। अब जब हमारे पास ये फ्रेटेक्सिन जीन नहीं होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की आयरन रेगुलेशन नहीं होगी, और जब आयरन जो है उसका हमारे पास जो है वो बिल्डअप हो जाएगा तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, और फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से हमारे ब्रेन भी, मतलब हमारे न्यूरॉन्स भी इफ़ेक्ट होंगे, हमारा हार्ट भी इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, मोस्टली ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम की डिजेनरेशन हो जाएगी और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। ठीक है, अब खुद सोचें, जब सेरिबेलम हमारा ख़राब हो गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की डिजेनरेशन हो गई। सेरिबेलम आपको पता है ये हमारे जो है ना मतलब ये हमारी जो है ना पोस्चरल मूवमेंट्स को, मतलब जो हमारे मूवमेंट्स होती हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है ना, हेल्प कर रहा होता है उसके साथ। तो एटेक्सिया हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, अगर सेरिबेलम ख़त्म हो जाएगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड की डिजेनरेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली नाउ दैट कि हमारे जितनी भी जो है वो रिफ्लेक्सेस होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, मसल वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, सेंसेस ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, प्रोप्रियोसेप्शन की, वाइब्रेटरी। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे पास में बताया हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, बच्चों के शुरू में ये होता है फ्रेडरिच एटेक्सिया। ठीक है, और वो व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ जो है वो मतलब एसोसिएटेड होता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, कि इसमें सारा ने बताया हुआ है कि किस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर आयरन की रेगुलेशन नहीं होगी उस जीन की म्यूटेशन की वजह से, और फ्री रेडिकल डैमेज टू द brain and heart. This is all about the spinal cord lesions. Next we will discuss about the meningitis.